नमस्कार बच्चों, आकाश यूट्यूब हिंदी चैनल पे आपका स्वागत है। मैं सुदेश, केमिस्ट्री फैकल्टी। बच्चों, जितना इम्पोर्टेंट आपका नीट जेई का प्रिपरेशन होता है बच्चों, 12th के बच्चों के हिसाब से अगर बात करें तो बेटा उनका बोर्ड भी उतना ही इम्पोर्टेंट वेटेज रखता है बेटा। इवन मैं कहूँगा कि 12th की मार्कशीट जो है उनकी वो लाइफ टाइम काम आनी है। परसेंटेज उनके हमेशा हर जगह पूछे जाते हैं कि हाँ 12th में कितने परसेंटेज आपके बेटा, कौन से चैप्टर को कितना वेटेज दिया गया है, कितने मार्क्स किस चैप्टर से रिलेटेड है, क्या क्या टॉपिक जो है वो सीबीएसई ने यहाँ पर लिखे हुए हैं प्रॉपरली, उसकी बात अपन यहाँ करने वाले हैं। देखिएगा बेटा, यहाँ पर सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज मार्क्स की रेंज दी गई है बेटे, जिसमें आप देख सकते हैं अच्छे से। सब यहाँ पर 9 मार्क्स है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेटा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैक्सिमम 9 मार्क्स पे आ रहा है, और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक बेटा ये आ रहा है 8 नंबर पे। उसके बाद देखिए बेटा, बच्चा क्या करता है कि जब नीट जेई की तैयारी कर रहा है ना, उस समय वो क्या करता है, बायोमोलिक्यूल को बहुत हल्के में पढ़ के चलता है। ठीक है, देख लेंगे। बच्चों ध्यान देना, जहां एमीन आपका 6 नंबर का है, वहीं बायोमोलिक्यूल ने 7 नंबर कवर किए हुए, और बच्चा इसको शुरू से आखिरी तक तवज्जो ही नहीं दे रहा है। बताइए कितनी बड़ी गलती हो जाएगी अगर आपने बायोमोलिक्यूल को ध्यान नहीं दिया। कि नीट की तैयारी तक तो आपने लगा कि यार ठीक है बायोमोलिक्यूल देख लेंगे, ये सब हो जाएगा, बाद में बेटा लास्ट में उसके 5-6 नंबर यही निकल देते हैं, खराब हो जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग बेटा? तो ये आप लोग वेटेज वाइज जो भी नंबर हैं चैप्टर के वो देख लीजिए अच्छे से बेटा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ जाता है, ठीक है, और उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, और सबसे जो लगता है कि मुझे कि शायद बच्चा यहां ध्यान नहीं दे रहा होगा, वो आ जाता है बायोमोलिक्यूल, जो 7 नंबर का वेटेज लिए हुए। बेटा इसमें अपन आगे बढ़े कि अब चैप्टर वाइज क्या क्या आपको कवर कर लेना बहुत जरूरी है। सॉल्यूशन पहला आ जाता है। सॉल्यूशन की बात करें बेटा, तो एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कहीं ना कहीं यहां से जो आपके फॉर्मूला होता है ना बेटा, मोलरिटी, मोलैलिटी, वेट परसेंटेज, ये सारे एक्सप्रेशंस की बात आ जाती है बेटा, साफ लिखा हुआ है इसके अंदर। नेक्स्ट आ जाता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, जिसमें KH की सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी आती है उसको आपको ध्यान देते हुए चलना बेटा। नेक्स्ट आ जाता है राउल्ट्स लॉ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। अब एक चीज का ध्यान देना बेटा, आप लोग अलग से आइडियल नॉन आइडियल लिखा नहीं है, यही कर दिया गया है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। और आप अच्छे से जानते हैं आइडियल और नॉन आइडियल से लेकर के कितने इंपॉर्टेंट सवाल आपके बन जाते हैं बेटा। अरे ठीक है बच्चों, लेंदी सवाल तो बनेगा ही सही सॉल्यूशन चैप्टर में बेटे। दो मतलब 3-3 नंबर के सवाल बनने के पूरे चांस रहेंगे 3 नंबर के सेक्शन में। और ऑब्जेक्टिव जो सवाल बनेगा इसका, वो कहीं ना कहीं जब चांस रहता है बेटे इसमें कंसंट्रेशन टर्म से लेकर के ऑब्जेक्टिव सवाल बनने का इसमें चांस रहेगा बेटा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 नंबर ये अकेला बेटे कवर किए हुए वेटेज के अंदर। रेडॉक्स रिएक्शन लिख दिया गया है, ध्यान देना, मतलब कहीं ना कहीं आपसे रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड सवाल जो बनेगा वो बनेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, SRP कम है, वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। बात समझ रहे हो बेटा? दूसरा कह रहा है EMF ऑफ सेल, देन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा। E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड वाला सेक्शन आ जाता है। नस्ट इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन टू केमिकल सेल। नस्ट इक्वेशन ऑलमोस्ट बच्चा याद रखता है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर बेटे। रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी चेंज एंड EMF। अब यहां से बेटा 1 नंबर का या 2 नंबर का न्यूमेरिकल बन सकता है, डेल्टा G बराबर माइनस NF सेल, या डेल्टा G0 बराबर माइनस NF नोट सेल वाला केस आ गया। कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन बेटे। देखिए कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी और वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी इन कंसंट्रेशन, कोल-राउस लॉ, ये कम समय लेने वाला टॉपिक है। और देखिए बोर्ड में पूरी 2 लाइनें कवर कर रखी है इसने अकेले ने। कोल-राउस लॉ से लगभग तय होता है सवाल आना बेटा, लगभग तय होता है कोल-राउस लॉ से सवाल आएगा। और डाइल्यूशन का जो इफेक्ट आता है वो भी देखो कितनी लाइनें इसने अकेले ने कवर करी बेटा। इलेक्ट्रोलाइसिस एंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बेटा, कि इसके अंदर 2 आते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। कि भैया पहले तो ये पहचानो कि क्या इलेक्ट्रोलाइसिस से प्रोडक्ट बनेगा, फिर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो क्वांटिटी अप्रोच की बात करता है बेटे। नेक्स्ट आ जाता है ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल बेटे, ठीक है, फ्यूल सेल और कोरोजन, जिसमें कहीं ना कहीं बेटे आप अच्छे से जानते हो फ्यूल सेल है, कोरोजन है, ड्राई सेल है, इन सबके छोटे छोटे एनोड पूछ ले, कैथोड पूछ ले, एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन। फिर मैं बताऊं अब होता क्या बेटा, जो बच्चे नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं वो क्या करते हैं कि जो सेल वाला सेक्शन है, बैटरी वाला पोर्शन, उसको हल्के में लेके चलते हैं। और देख लीजिए बेटा यहां पर आपको उसको पढ़ के जाना होगा,
क्योंकि छोटा छोटा न्यूमेरिकल पोर्शन आप कर लोगे, वहां दिक्कत नहीं है बेटा। लेकिन मान लीजिए उसने पूछा कि भैया ड्राई सेल के लिए एनोड कैथोड और उसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखिए, अब ऑप्शन तो है नहीं, लिखना है, समझ रहे हो बेटा आप बात को। फ्यूल सेल की रिएक्शन लिखिए। इस तरह से बेटा आपको ये पढ़ के चले जाना चाहिए, मेरे हिसाब से ध्यान रखना होगा आपको बेटा, क्योंकि बोर्ड में भी नंबर अच्छे आए तो कहीं ना कहीं बेटा बोर्ड का अच्छा पेपर होना नीट जेईई की तैयारी को बेटा और ज्यादा इंप्रूव करता है, और ज्यादा बच्चे में कॉन्फिडेंस लेके आता है कि हाँ मेरा बोर्ड तो अच्छा हो गया, अब मैं नीट की तैयारी बहुत अच्छे से कर लूंगा। समझ रहे हो बेटा। नेक्स्ट आ जाता है बेटा केमिकल काइनेटिक्स। रेट ऑफ ए रिएक्शन, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट, छोटा सा डिफरेंस वाला हिस्सा है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें कंसंट्रेशन का इफेक्ट आ गया, टेम्परेचर है, कैटलिस्ट, ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। जो छोटे सवाल बनते हैं उसमें तो आ जाता है रेट कांस्टेंट की यूनिट, जीरो ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की। अगर एनसीईआरटी की मैं बात कहूं तो उसमें सेकंड ऑर्डर दिया हुआ नहीं है अलग से बेटा, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के कंपैरिजन की बात होती है बेटा। नेक्स्ट आ जाता है बेटा स्पेशल मेंशन है ना, ओनली फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेटा। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कि भाई 2 नंबर का डेरिवेशन आ गया कि इंटीग्रेटेड रेट लो डिटरमाइन करिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इस तरह से बेटा। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिजन थ्योरी, एलिमेंट्री आइडिया, नो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, सीधा सीधा कॉलिजन थ्योरी का 1 लाइन 2 लाइन वाला हिस्सा वो लिखवाएगा आपसे। मेरी बात समझ रहे हो बेटा आप लोग। और एक्टिवेशन एनर्जी, आर्हेनियस इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बेटा। अब यहां बच्चा जो अवॉइड करके चलता है नीट जेईई में कॉलिजन थ्योरी को, 1-2 लाइनें ही तो हैं बेटा, अगला खुद ही कह रहा है कि मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, लेकिन आपको एलिमेंट्री आइडिया थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए कि भाई कॉलिजन थ्योरी क्या क्या बेसिक बातें कह रहा है। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद में डी एंड एफ ब्लॉक बेटे। जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखिएगा बेटा। अकरेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल, जनरल ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब कौन कौन सी बातें कर रहा है, मेटेलिक करेक्टर, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, आयनिक रेडियाई, कलर, कैटालाइटिकल प्रॉपर्टी। सीधे सीधे 3 से 4 2 पॉइंट आ जाते हैं बेटा कि कैटालाइटिकल प्रॉपर्टी क्यों देते हैं। ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे। और फिर प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डाइक्रोमेट एंड KMnO4। लैंथेनॉइड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, केमिकल रिएक्टिविटी एंड लैंथेन एंड कॉन्ट्रैक्शन। कहीं ना कहीं लैंथेन एंड कॉन्ट्रैक्शन से रिलेशन ले सकता है बेटे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्टिनोइड्स में भी है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स का दोनों में कंपैरिजन करवा सकता है। भाई पढ़ते हो ना कि एक्टिनोइड्स में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती हैं, जबकि लैंथेनॉइड्स के अंदर ज्यादातर +3 देखने को मिलता है। एक याद आता है कि लैंथेनॉइड और एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन में से ज्यादा डोमिनेंट कौन सा कॉन्ट्रैक्शन है, समझ रहे हो बेटे। नेक्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इंट्रोडक्शन हुआ लिगेंड्स का, कोऑर्डिनेशन नंबर, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ध्यान देना कोऑर्डिनेशन नंबर बेटे यही वर्नर थ्योरी की सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। ऑक्सीडेशन नंबर लिखा नहीं है आपको, वो भी आना चाहिए क्योंकि वही वर्नर थ्योरी की क्या होगी, प्राइमरी वैलेंसी। एक तो आप जरूर देखना बेटे, वर्नर थ्योरी की बात करूं तो उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का डिफरेंस थोड़ा सा लिखने की आदत डालिएगा कि उनका डिफरेंस एक को आपको टेबुलर फॉर्म में बना के लिख लेना है। IUPAC नोमेनक्लेचर प्रैक्टिस आपने नीट जेईई में अच्छे से कर ही लेता है बच्चा कहीं ना कहीं, तो उस IUPAC नाम वो ऑलमोस्ट लिख लेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर वो निकाल लेगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेगा। फंसेगा कहाँ, जब वो बोलेगा कि भैया वर्नर थ्योरी के हिसाब से प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी में डिफरेंस बताओ। अब बच्चा लिख नहीं पा रहा है, जबकि उसे आता है फिर भी लिख नहीं पा रहा है, तो वो लिखने की प्रैक्टिस करके जाओगे आप बेटे। CFT की बात करें तो बेटा CFT के अंदर ध्यान देना, टेट्राहेड्रल हो चाहे ऑक्टाहेड्रल हो, दोनों की स्प्लिटिंग बनाने का डायग्राम अच्छे से आप सीख के जाओगे बनाने के लिए बेटा। स्ट्रक्चर और स्टीरियो आइसोमर्स। अब स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन तो आती है ऑलमोस्ट, स्टीरियो में बच्चा फंस जाता है। ध्यान देना जब आप बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो तो स्टीरियो आइसोमर्स एनसीईआरटी में मुश्किल से 5 एग्जाम्पल 6 एग्जाम्पल दिए हुए, वो देख जाओ मस्त रहो। एक एग्जाम्पल टेट्राहेड्रल का दिया हुआ है, स्क्वायर प्लेनर के 1-2 एग्जाम्पल है बस, बाइडेंटेड है ही नहीं एनसीईआरटी के अंदर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर के लिए। बात आ गई कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की, तो MA4B2 दिया हुआ है, MA3B3 दिया हुआ है, उसके बाद वो चला गया सीधे बाइडेंटेड लिगेंड पे।
अरे भाई सारे नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, जितने एनसीईआरटी में हैं उनके डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर जाओ, सिंपल सी बात है, छोड़ के थोड़ी चले जाओगे भाई। 3 4 5 एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में, वो कर जाना बस। यहां बच्चा फंसता है, पता है हमें बेटा। इंपोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, अब ध्यान देना, साफ सुथरा लिखा हुआ है। इंपोर्टेंस किस रेस्पेक्ट में बोल रहा है? इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल सिस्टम। इसका ध्यान रखना बेटे, सीधा सवाल आएगा कि बायोलॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की इंपॉर्टेंस बताइए, या 2 इंपॉर्टेंस लिख लिए, दोनों का आधा आधा या एक एक नंबर बोल देगा वो। ठीक है बच्चे, आगे बढ़िए। हेलो एल्केन, हेलो एरीन। देखो बेटा, पहली बात तो SN1 SN2 से सवाल आना तय, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में पूछे, चाहे वो शॉर्ट आंसर्स में चले जाए, चाहे 5 नंबर में चले जाए, SN1 SN2 से सवाल आएगा ही सही। दूसरा सवाल कि कौन है जो SN1 SN2 दोनों ही नहीं देते, डबल बॉन्ड करेक्टर, विनाइलिक और एराइलिक वाले केस, ये 2 तय हैं। फिंकेस्टीन, स्वार्ट्ज, वुड्स, वुड्स फिटिग, फिटिग लगभग तय है, यहां से सवाल आएंगे इसी। कैसे अवॉइड कर सकते हैं इनको आप बेटे, ये अच्छे से आने चाहिए। नोमेनक्लेचर, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल रोटेशन, मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। SN1 SN2 पूरा कंपैरिजन सीख के चले जाना बेटा। हो सकता है 2 डिफरेंस पूछे, हो सकता है 4 डिफरेंस पूछे, हो सकता है SN1 पूरी लिखवा ले। समझ रहे हो बेटे बात को आपको। हेलो एरीन की बात करें, नेचर ऑफ CX बॉन्ड बेटा, अच्छा इसमें भी एनसीईआरटी में आप देखोगे ना तो स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, 1 हेलोजन, 2 हेलोजन, 3 हेलोजन, मोनो, डाई, ट्राई। उसके बाद और भी बढ़िया क्लासिफिकेशन दिया हुआ है हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड, जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन बेटा। sp2 वाले, sp3 वाले, कुछ याद आया? sp2 वाले विनाइलिक और एराइलिक वाले, फिर sp3 वाले के अंदर आ जाता है एलाइलिक, बेंजाइलिक और नॉर्मल वाले। समझ रहे हो, वो वाला हिस्सा भी सवाल में आता है। एक और चीज बताएं बेटे आपको इसके अंदर, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ हेलोजन इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड, कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है लेकिन इलेक्ट्रोफाइल के लिए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, कुछ याद आया? वो वाला हिस्सा अच्छे से पढ़ के जाना। SN1 SN2 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर जब हेलोजन अलग हो और जब एल्किल ग्रुप अलग हो, वो वाला ऑर्डर देख के जाओगे आप। यूजेज एंड एनवायरमेंटल फैक्ट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरो, आइडोफॉर्म, फ्रीओम्स, DTD। अब सुनो बेटा, फिर बात आ जाती है नीट जेई वाला, जब बच्चा बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है उसके बावजूद वो ये यूजेज वाला हिस्सा ध्यान नहीं दे रहा है, मुश्किल से 1.5 पेज दिया पीछे एनसीईआरटी में। अरे भाई एक बार ये यूजेज वाला हिस्सा भी जब बोर्ड देने जाओ तो पढ़ के चले जाना। DDT है, फ्रीओन है, सीधे सीधे सवाल आ जाते हैं। फोस्जीन गैस जो बनती है क्लोरोफॉर्म वाली बेटा, उसकी रिएक्शन पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है कि कौन सी पॉइजनस गैस बनी। अरे समझ रहे हो बेटा, DDT की स्ट्रक्चर बनवा लेगा, फ्रीओन के बारे में पूछ लेगा कि फ्रीओन किसे कहते हैं, छोटी सी डेफिनेशन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाली। अरे ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट क्या है? एल्कोहल, फिनोल, ईथर। नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्राइमरी एल्कोहल्स ओनली। आइडेंटिफिकेशन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल्स, जो आप ल्यूकास रिएजेंट वाला पढ़ते हो। अच्छा हेलो एल्केन, हेलो एरीन में एक दिमाग से निकल गया बेटा, डार्जन रिएक्शन का ध्यान रखना। डार्जन रिएक्शन वो कैसे छोड़ सकते हो? हाँ, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन यूजेस विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ मेथेनॉल एंड एथेनॉल। किसके रेफरेंस के यूज की बात कर रहा है? मेथेनॉल और एथेनॉल के। जो वुड स्पिरिट वाला आ जाता है, डीनेचुरेटेड अल्कोहल वाला केस आ जाता है, कुछ याद आया बेटा? वो वाला हिस्सा। अब इसके अंदर और भी ध्यान से सुनो, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन बेटे, और साथ में एसिडिक हाइड्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख के जाना इनको। साथ ही साथ एल्कोहल, फिनोल, ईथर, उसमें से मैं कहूं एल्कोहल फिनोल का एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन। एल्कोहल के अंदर भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री की एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन। सोडियम NaOH की रिएक्शन कौन दे रहा है एल्कोहल फिनोल में से, कौन दे रहा है, कौन किसके साथ रिएक्शन नहीं दे रहा है। फिनोल की बात करें बेटे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर वो लिख दिया एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, और ESR रिएक्शंस ऑफ किसकी बेटे? फिनोल की। ईथर के लिए बेटा ध्यान देना, एक तो वो HI की रिएक्शन, HX की कुल मिलाकर HI HBr की रिएक्शन ईथर के साथ, एक विलियमसन सिंथेसिस,
एक H2SO4 140 डिग्री सेल्सियस और 170 डिग्री सेल्सियस, ये खासकर 3 हिस्से ईथर के जो आने। देखो भाई, एल्कोहल की रिएक्शन H2SO4 से करा रहे हो, टेम्परेचर वाला, एक में एल्कीन बनता है एक में ईथर बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद विलियमसन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद HI के साथ में रिएक्शन बेटा, नीट में भी बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। जो इंपॉर्टेंट है वो तो इंपॉर्टेंट सब जगह ही रहना ना। तो ईथर 3 से 4 पेज होते हैं, सवाल की संख्या ज्यादा, थ्योरी कम। इतना बढ़िया काम रहता है ईथर का बेटा, चाहे वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में विलियमसन सिंथेसिस हो, चाहे HI के साथ रिएक्शन हो। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, नोमेनक्लेचर, नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड। साफ सुथरी बेटा। हेलोफॉर्म रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो, इन तीनों से भी लगभग तय है सवाल आना। NAR की रिएक्टिविटी का ऑर्डर कि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा और एल्डिहाइड में भी एलिफेटिक वाले की एरोमेटिक वाले से ज्यादा। कुछ याद आई बेटा बात आपको? एक और रिएक्शन जो आप कार्बोनिल कंपाउंड्स के ऊपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है। फिर एक वो बेटा इमीन, शिफ्ट बेस, ऑक्सिम, सेमी कार्बेजोन, 2,4-DNP वाले केस, वो वाली रिएक्शंस बेटे। लाइनें बहुत कम लिखी हैं, मैटर बहुत है बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड, नोमेनक्लेचर, एसिडिक नेचर, वही DNP रूल बेटा, कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है। और लास्ट में बेटे मेथड ऑफ प्रिपरेशन और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब कार्बोक्सिलिक के अंदर भी क्या बेटा, डीकार्बोक्सिलेशन है भाई। अब देखो डीकार्बोक्सिलेशन है 11वीं का टॉपिक, पर यहां भी लिखा तो है ना उन्होंने, चाहे वो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन हो, चाहे वो कोल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस हो। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। हेल्फोलार जेलेंस्की रिएक्शन कैसे अवॉइड कर सकते हो? हेल्फोलार जेलेंस्की लगभग तय होता है उसका भी आना बेटे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एमीन्स, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन्स। अरे हिंसबर्ग रिएजेंट वाला केस, और साथ ही साथ बेटे डायजोनियम सॉल्ट की वो जो सारी रिएक्शन है, सेंडमे रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन बेटा, बाल्ज सीमान वाली रिएक्शन, चाहे NO2 बन रहा हो, फिर वो लास्ट में कपलिंग रिएक्शन आता है, वो हिस्सा इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है डायजोनियम सॉल्ट की बेटे, सिंथेटिक ऑर्गेनिक। अरे ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल में भी सबसे ज्यादा सवाल तो आते हैं कार्बोहाइड्रेट से ही। फिर कह रहा हूं 7 नंबर है बोर्ड में इसके, और शुरुआत में बच्चा जो नीट और जेई की तैयारी कर रहा है वो इस पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करता है, जबकि कितने नंबर है बेटा? 7 नंबर है। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन है और न्यूक्लिक एसिड है बेटा। चाहे डिफरेंस पूछे चाहे यूजेज पूछे, ये आप लोग खासकर बायो वाले स्टूडेंट्स की मैं बात करूं बेटा, तो उनके लिए चीजें बहुत आसान है, आसान है फिर भी अवॉइड कर रखा है। भैया पढ़ लो, टिक नहीं करना, वहां लिखना है बच्चों, तो इसे आप अवॉइड ना करें। अरे ठीक है बेटा। उसके बाद बेटे आ जाती है इसके अंदर एक छोटा सा, और CBSE ने दिया हुआ है क्या, कि वो जो क्वेश्चन पेपर डिजाइन कर रहे हैं ना, किस तरह से डिजाइन कर रहे हैं समझिएगा। रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, इसको लेकर के जो वो सवाल बनाते हैं कि कितना बच्चे को याद है, कितना वो समझ पा रहा है, 70 में से 28 नंबर वो इसके लेके चलते हैं, 40%। साफ कह रहे हैं अगले, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं बेटे, रिमेंबरिंग भी है। एग्जिबिट मेमोरी ऑफ प्रीवियसली लर्न्ड मटेरियल बाय रिकॉलिंग फैक्ट्स। फैक्ट सही है भैया, याद है तो लिख दो, नहीं छोड़ दो। ऐसा होता है ना कि हम तो सिर्फ समझा हुआ ही करेंगे। अरे बेटा साफ कह रहा है ना कि याद होना चाहिए थोड़ा बहुत आपको, 40% हिस्सा वो उसी का लेके चल रहे हैं। फिर जो याद है आप उसे अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। सॉल्व प्रॉब्लम टू न्यू सिचुएशन बाय अप्लाइंग एक्वायर्ड नॉलेज, ये लो। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस बेटा बनते नहीं बनते, देखो ऑब्जेक्टिव में इसी में आ जाएंगे कि अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो आप, एसेशन रीजन इसमें आ जाएंगे। और जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आते हैं बेटा, भाई याद है समझ लिया, अब अप्लाई भी तो आना चाहिए आपको। उसका कितना वेटेज है? 30%, 21 मार्क्स है उसका, परसेंटेज 30 है। फिर क्या करा है? एनालिसिस, इवेल्युएशन एंड क्रिएटिंग बेटा।
Examine and break information into parts by identify motives or causes. Make interface and find evidence to support generalization. Present and defend opinion by making judgment about information, validity of ideas or quality of work based on set of criteria. मेन मुद्दा क्या है बेटा इस चीज का कि किस तरह से आप अपने सवालों को कंपाइल कर पा रहे हो और कंपाइल करके प्रॉपर सही तरीके से उसका आंसर आप दे पा रहे हो। खासकर ऐसा हिस्सा बनता किसमें बेटा, खासकर ऑर्गेनिक में बनता है ऐसा हिस्सा। क्या कि एक कंपाउंड था जिसका फॉर्मूला ये था, उसने ये टेस्ट देकर के ये बनाया, फिर उसने ये टेस्ट देके ये बनाया। इसका मतलब बेटा आपको पूरा पहले एनालाइज करना है, फिर उसे इवेल्युएट करना है, फिर आपको क्रिएट करके लिखना है बेटा इसके अंदर। ये सब आपको लिखना है उसके अंदर, समझ रहे हो। तो इस तरह से बेटे ये टोटल इन्होंने 21 मार्क्स इसको दिए हुए। तो ये चीजें दिमाग में रखें आप बेटा। मेमोरी रिमेम्बरिंग प्रोसेस जो है वो भी आपका बेटा 40% हिस्सा लिए हुए। एप्लीकेशन पार्ट बेटा अप्लाई कर पा रहे हो वो 30% है। एनालिसिस, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग का भी कितना पार्ट है बेटे, 30%। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि शायद ये आपको बेटा ये वीडियो हेल्प करे आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन में। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।